मध्य पूर्व में वर्तमान घटनाओं के पीछे एक बुनियादी सच छुपा है जो बताता है कि वहां चीजें ऐसी क्यों हैं। जैसे ही मैं आज के एपिसोड में हाल की घटनाओं का वर्णन करूंगा, आप भी इसे साफ देख पाएंगे। अभी सारा ध्यान सचमुच हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर है, लेकिन हम रूपक के तौर पर भी वहीं हैं। हम एक संकीर्ण रास्ते पर हैं जो युद्ध विराम से पहले की उपलब्धि और हमारी वर्तमान उम्मीदों के बीच है। एक तरफ पिछले हफ्तों की सैन्य सफलताओं से पैदा हुई जबरदस्त संभावनाएं हैं, दूसरी ओर जिन लोगों से हम निपट रहे हैं उनकी असलियत और आगे क्या होगा इसे लेकर अनिश्चितता है। इसका अच्छा वर्णन दो विश्लेषकों ने किया जिनका मैंने इस हफ्ते गला इजरायली रेडियो पर इंटरव्यू लिया। दो लोग जिनका मैंने हवाला दिया और पॉडकास्ट पर इंटरव्यू लिया, दोनों की घटनाओं पर दिलचस्प लेकिन विपरीत राय है। पहले हैं मोशे अश्केनाजी। मोशे एक तस्वीर पेश करते हैं, ईरान में एक ऐसे शासन की तस्वीर जो अंदर से खोखला हो चुका है, कमजोर हो गया है और जिसका समय अब खत्म होने वाला है। उनके अनुसार आज का ईरान केवल एक खोल है जो क्षेत्रीय नेता बन सकता था, लेकिन अब एक छोटे क्रूर अभिजात वर्ग का बंधक है। वे एक ऐसी आबादी का वर्णन करते हैं जो खुद को कैद महसूस करती है और नेताओं की जीत की घोषणाओं के बीच पानी जैसी जरूरतों के लिए संघर्ष करती है। वे कहते हैं कि अब ईरानी शासन पहले से ज्यादा कमजोर है और उसके पास पहले जैसा अनुभव, अधिकार और डराने के साधन नहीं बचे हैं। आश्केनाजी आर्थिक अलगाव, ईरान समर्थित गुटों के पतन, सैन्य ढांचे को फिर से बनाने में असमर्थता और आम ईरानियों की बढ़ती आंतरिक निराशा की ओर इशारा करते हैं। उनका मानना है कि शासन हर स्तर पर सैन्य, आर्थिक, सामाजिक घायल है और अब उसके अस्तित्व के लिए असली खतरा उसके भीतर से ही आ रहा है। जहां पहले उन्हें लगता था कि शासन 5 साल के भीतर गिर सकता है, अब उन्हें लगता है कि यह समय सीमा और भी छोटी हो सकती है। लेकिन फिर एक और दृष्टिकोण है जो डॉक्टर डोरॉन मात्जा का है। वो चेतावनी देते हैं कि सामरिक जीत अपने आप रणनीतिक सफलता में नहीं बदलती। वो गजा में हुए पिछले संघर्षों की तुलना करते हैं, जहां इजराइल ने वर्षों में स्पष्ट सामरिक जीत हासिल की, नेताओं को निशाना बनाकर, बमबारी करके और हमास के साथ कई दौरों में संचालनात्मक प्रभुत्व दिखाकर। और फिर भी हमें 7 अक्टूबर की रणनीतिक आपदा का सामना करना पड़ा। उनका तर्क है कि ईरान ने हमास की तरह पश्चिम की कमजोरियों का फायदा उठाना सीख लिया है। माज़ा 3 मुख्य बिंदु बताते हैं। पहला, आर्थिक युद्ध। ईरान ने पश्चिम की आर्थिक स्थिरता पर निर्भरता को हथियार बनाना सीख लिया है, जिससे ऐसे दुविधाएं पैदा होती हैं जो अमेरिकी कार्रवाई को सीमित कर देती हैं। दूसरा, सांस्कृतिक विभाजन। पश्चिमी समाज आराम और जीवन गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि ईरान के नेता लंबे लक्ष्यों के लिए कठिनाइयां सहने को तैयार हैं। और तीसरा, जिसे वो अमेरिकी हिचकिचाहट कहते हैं। मजबूत बयानबाजी के बावजूद वॉशिंगटन सैन्य कार्रवाई की जगह बातचीत और नौसैनिक दबाव को प्राथमिकता देता है। डॉक्टर मात्जा का कहना है कि मात्रात्मक सामरिक जीत जैसे बुनियादी ढांचे का विनाश दीर्घकालिक रणनीतिक सुरक्षा में नहीं बदलती और अक्सर ये झूठी सुरक्षा भावना देती है, जिससे गुणात्मक खतरे नजरअंदाज हो जाते हैं। और वो एक सीधी चेतावनी भी जोड़ते हैं। मौजूदा विराम, ये इंतजार का खेल, ईरान को फिर से संगठित होने, पुनर्निर्माण करने और अपने ही अप्रत्याशित कदमों की तैयारी करने का समय देता है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि जब तात्कालिक सामरिक सफलताएं आर्थिक दबाव को नहीं रोकती या दुश्मन के दीर्घकालिक संकल्प और संचालन क्षमता से नहीं निपटती, तो ये तरीका रणनीतिक विफलता की ओर जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं, एक तरफ मोशे अश्केनाजी एक ऐसे शासन का वर्णन करते हैं जो अंदर से टूट रहा है, अलग थलग है, कमजोर है और जिसके पास समय कम पड़ता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर मत्जा का मानना है कि ईरान को झटके सहने, हिचकिचाहट का फायदा उठाने और समय का उपयोग करने का लंबा इतिहास है। दो विश्लेषक, एक ही समय की दो बिल्कुल अलग व्याख्याएं। हम संकरे जलडमरू मध्य में हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा हमें किस दिशा में ले जाएगी। लेकिन इन सब से ऊपर हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसे नेता जो उन नियमों के अनुसार नहीं चलते जिनकी दुनिया ने पश्चिम से अपेक्षा की है। कोई नहीं जानता उनके पास कौन सा छुपा पत्ता है और ये कहां ले जाएगा। उनका एक ही लक्ष्य है, अमेरिका के सर्वोत्तम हित में क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं ईरान की इस हफ्ते की घटनाओं पर जल्दी से नजर डालना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी चर्चा के लिए जरूरी संदर्भ है। बुधवार को रिपोर्ट आई कि युद्ध विराम 2 हफ्ते और बढ़ सकता है।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के इनकार के बावजूद पाकिस्तान युद्ध विराम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान की स्थिति वही है। ईरानियों ने शुरू में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक सामरिक कदम के तौर पर बंद किया था, जिसका मकसद संयुक्त राज्य अमेरिका पर आर्थिक दबाव बनाना था। ट्रंप ने इसका जवाब हॉर्मुज जलडमरू मध्य की पूरी अमेरिकी नाकाबंदी से दिया, जिससे यह एक रणनीतिक कदम बन गया है जो पहले से ही हालात को प्रभावित कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने वार्ता में शामिल होने के लिए नई मांगों की एक सूची जारी की है। अधिकांश लोग इन शर्तों को अव्यावहारिक मानते हैं, क्योंकि इनमें अमेरिका और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों पर बड़ी सीमाएं लगाने की मांग है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक में इस हफ्ते ईरान ने अरब देशों से मुआवजा मांगा, जिन पर उसने हमले का आरोप लगाया। इन मांगों के लहजे से हमें यह समझ में आता है कि तेहरान अपनी मौजूदा कमजोरियों के बावजूद ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर रहा है। ऐसा पहले कहाँ देखा है? युद्ध विराम के बावजूद ईरान ने अरब खाड़ी देशों पर हमला किया, जिससे पहले हुए समझौतों का उल्लंघन हुआ। ये कार्रवाइयां सिर्फ ईरान द्वारा पड़ोसी सरकारों पर दबाव बनाने और ये संकेत देने की कोशिशें हैं कि उनके पास अब भी क्षेत्रीय स्थिरता को बाधित करने की क्षमता है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से समुद्री आवाजाही पर भी नई पाबंदियां लगाईं, जिससे वाणिज्यिक जहाजरानी के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक में नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर चिंता बढ़ गई। इस कदम ने पहले से ही अस्थिर स्थिति में एक और तनाव की परत जोड़ दी और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को कार्रवाई करने और क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान में बातचीत हुई थी, जिसका उद्देश्य संभावित तनाव कम करने के रास्तों की तलाश करना था। इस हफ्ते युद्ध विराम की बातचीत विफल हो गई। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने निराशा में बैठक छोड़ी और ईरान की कठोरता व मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत से इनकार का कारण बताया। इसमें कुछ भी नया नहीं है। बैठक का विफल होना इस बात को उजागर करता है कि दोनों पक्षों के बीच अब भी कितना बड़ा अंतर है। अब वे इस सप्ताहांत आखिरी कोशिश के लिए लौट रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों को मिलाकर देखें तो ये एक ऐसे शासन की तस्वीर पेश करता है जो एक साथ ही चुनौती दे रहा है, सीमाओं की परीक्षा ले रहा है और कहानी को अपने हिसाब से डरने की कोशिश कर रहा है। आंतरिक और बाहरी दबावों के बावजूद उसकी सोच मजबूत हो रही है कि समय उसके पक्ष में है और वो अपनी किस्मत खुद तय करता है। जबकि दुनिया का ध्यान ईरान के साथ बातचीत और वहां की घटनाओं पर केंद्रित रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थिति लगातार बदलती रही है। पिछले हफ्ते इजराइल ने हिजबुल्लाह के घरों पर हमले तेज किए, कमांड सेंटर्स, रॉकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक हब्स को निशाना बनाया। इसी दौरान इजरायली जमीनी और हवाई अभियान हिजबुल्लाह बलों को लितानी नदी के उत्तर में धकेलते रहे हैं और एक ऐसी कारगर सुरक्षा पट्टी बना रहे हैं जिसे इजरायली अधिकारी उत्तरी इजराइल के समुदायों के लिए खतरे को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया क्षेत्र बताते हैं। ईरान ने इसमें एक नई जटिलता जोड़ दी है। संघर्ष विराम वार्ता के लिए तेहरान ने शर्त रखी कि इजराइल लेबनान में अभियान रोके, जिससे हिजबुल्लाह मोर्चा व्यापक क्षेत्रीय वार्ताओं से जुड़ गया। ये सिर्फ हिजबुल्लाह को और नुकसान से बचाने और वार्ता के ढांचे पर ईरानी प्रभाव को फिर से स्थापित करने की कोशिश है। फिर भी इजराइल ने संघर्ष विराम नहीं बल्कि शांति वार्ता में भाग लेने पर सहमति दी, जो वॉशिंगटन डीसी में लेबनानी सरकार से बड़ा अंतर है। इस हफ्ते पहली बैठक में अमेरिका में इजराइल के राजदूत याहेल लाइटर काफी आशावादी दिखे। उन्होंने राजनयिक रास्ते तलाशने की इच्छा जताई और कहा, लेबनानी सरकार ने साफ किया है कि वे अब हिजबुल्लाह के कब्जे में नहीं रहेंगे और ईरान कमजोर हो गया है। हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो गया है। लाइटर ने जोड़ा कि ये एक अवसर है। ठीक है, हम देखेंगे। इस बीच हमास ने फिर से घोषणा की है कि वो अपने हथियार नहीं डालेगा। अक्टूबर में हुए युद्ध विराम समझौते में आतंकवादी समूह को निरस्त्र करना शामिल था, लेकिन हमास ने लगातार हथियार न छोड़ने की बात कही है। ट्रंप के शांति बोर्ड द्वारा हमास के लिए निरस्त्रीकरण प्रस्ताव पर सहमत होने की समय सीमा खत्म हो गई है। आतंकवादी समूह को यह योजना पिछले सप्ताह के अंत तक स्वीकार करनी थी और संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय सरकारें इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं, इजराइल की बढ़ती आलोचना के साथ। कई यूरोपीय संघ के देशों ने सार्वजनिक रूप से इजराइल से अपनी कार्रवाइयों को कम करने का आग्रह किया है, क्षेत्रीय अस्थिरता और मानवीय चिंताओं की चेतावनी दी है। इटली ने इजराइल के साथ सैन्य सहयोग रोकने की घोषणा कर दी। अब हम क्या करेंगे? ये दबाव आखिरकार तब चरम पर पहुंचा जब फ्रांस ने इजराइल और लेबनान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इजराइल ने तटस्थता और प्रभावशीलता पर चिंता जताते हुए इसे ठुकरा दिया। और फिर तुर्की भी है।
इस्तांबुल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने सप्ताहांत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित 35 वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मामला पिछले साल अक्टूबर में गाजा जा रहे समूद फ्लोतिला को इजरायली नौसेना द्वारा जब्त करने से जुड़ा है। तुर्की में अभियोजक कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, जिसमें आजीवन कारावास के साथ साथ इजरायली नेताओं के लिए 1100 साल से अधिक से लेकर 4500 साल से अधिक तक की लंबी सजा भी शामिल है। तुर्की अधिकारियों ने भी अपनी बयानबाजी को काफी तेज कर दिया है और उन्होंने लेबनान में इजरायल की कार्रवाइयों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने इन कार्रवाइयों को अस्वीकार्य बताया है और बल प्रयोग करने तथा यदि हमारे अभियान जारी रहे तो इजरायल पर आक्रमण करने की धमकी भी दी है। इन बयानों ने पहले से ही तनावपूर्ण क्षेत्रीय माहौल में एक और कूटनीतिक तनाव जोड़ दिया है। कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं, जबकि ईरान कूटनीतिक और सैन्य रूप से चालें चल रहा है, उत्तरी मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय दबाव, क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धी हितों का केंद्र बन गया है, जो सभी इजराइल और हिजबुल्लाह के टकराव पर केंद्रित हैं। जब आप उन लोगों के असली ट्रैक रिकॉर्ड पर सोचते हैं जो खुद को इसमें शामिल करना चाहते हैं, यह हास्यास्पद लगता है। सबसे पहले चलिए पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया है। यह एक परमाणु इस्लामी गणराज्य है जो भारत से दशकों पुराने संघर्ष में है और भारत इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी है। पाकिस्तान ने बंगाली लोगों पर नरसंहार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ को इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को शरण दी, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और वो अपने आंतरिक संकटों को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है। फिर भी यही देश मध्य पूर्व के संवेदनशील संघर्ष में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। फिर तुर्की, जिसने उत्तरी साइप्रस पर कब्जा किया है। ये कुर्द क्षेत्रों पर बलपूर्वक नियंत्रण रखता है और अपने द्वारा किए गए अर्मेनियाई नरसंहार से इनकार करता है। और अब वे हमें नैतिकता पर उपदेश दे रहे हैं और हमें आक्रमण करने की धमकी दे रहे हैं। ये सरकार देश में इस्लामीकरण थोपती है पर विदेशों में मानवाधिकारों की बात करती है। ये पाखंड हैरान करने वाला है। और अंत में फ्रांस। राष्ट्रपति मैक्रों ने बार बार इजराइल और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भी टकराव किया है, फिर भी अब वो लेबनान में केंद्रीय भूमिका की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा नेता जो हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है, सैन्य आपूर्ति उड़ानों को रोकता है और हर मोर्चे पर इजरायली अभियानों की निंदा करता है, वो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में स्वागत किया जाएगा। कुछ हफ्ते पहले फ्रांस ने इजरायल के लिए आपूर्ति ले जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को अपनी हवाई सीमा से गुजरने नहीं दिया। ये किसी ऐसे देश का व्यवहार नहीं है जो खुद को एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा हो। लेबनान में फ्रांस का रिकॉर्ड सब कुछ साफ बताता है। फ्रांसीसी यूनिफिल बलों की निगरानी में हिजबुल्लाह का शस्त्रागार दूसरी लेबनान युद्ध के बाद 15,000 रॉकेट से बढ़कर आज सैकड़ों हजार हो गया है। ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियां भी इसमें शामिल हैं। जिस बल की निगरानी में ये 10 गुना बढ़ोतरी हुई, वही अब वार्ता का नेतृत्व चाहता है। इजरायली टिप्पणीकार आमिर विटमैन ने फ्रांस को लेकर दिलचस्प दृष्टिकोण साझा किया। वाइटमैन के अनुसार इजरायल ने लेबनान अभियान में 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकवादी मार गिराए। इस अभियान में लगभग कोई निर्दोष हताहत नहीं हुआ और हताहतों में हिजबुल्लाह सदस्यों का प्रतिशत 80% से काफी अधिक था। हर परिचालन मानक के हिसाब से ये नागरिक हताहतों को सीमित करने में एक असाधारण सफलता थी। फिर भी अधिकतर यूरोपीय मीडिया ने इसे इजरायल द्वारा निर्दोषों पर हमला बताकर पेश किया और फ्रांसीसी राष्ट्रपति वे लिखते हैं, ने तथ्यों को जानने के बावजूद उसी तरह की बात दोहराई। वाइटमैन ने कहा, यह गलती नहीं बल्कि यूरोपीय मीडिया में बार बार दोहराई गई जानबूझकर गलत प्रस्तुति थी। फ्रांस की जिम्मेदारी सिर्फ विश्वास बनाना थी। इसके बजाय उसने सुबह हथियार रोके, दोपहर में इजरायली कार्रवाइयों को गलत बताया और शाम को मध्यस्थ बनने की बात की। कुछ लोग कहेंगे, मैं नहीं, कि यह दुर्व्यवहारित जीवन साथी सिंड्रोम का उदाहरण है। और इससे मैं अपनी शुरुआती बात पर वापस आ जाता हूं। असल गहरी समस्या वही है जो अब तक की हमारी सारी चर्चा को एक साथ जोड़ती है। ईरान की चालें, हिजबुल्लाह की बढ़ती आक्रामकता, पाकिस्तान, तुर्की और फ्रांस की कूटनीतिक पाखंडिता, साथ ही यूरोप का दबाव। इन सब के पीछे पश्चिम की एक मूल सच्चाई छुपी है, जिसे मैंने पहले भी बताया है। इजराइल ऐसे देश की तरह लड़ रहा है जिसे गहराई तक चोट पहुंची है, जिसने माता-पिता, नवजात की हत्या, महिलाओं पर हमले और परिवारों का टूटना देखा। और इसके जवाब में इजराइल शेरों का देश बन गया।
एक ऐसा देश जो अपने दुश्मनों को हिला देता है, जो निर्णायक जीत के लिए भूखा है, जो नैतिक स्पष्टता को केवल एक नारे के रूप में नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई के रूप में समझता है। एक ऐसा देश जिसके दुश्मनों के सिर पर हर वक्त रेत घड़ी लटकी रहती है, क्योंकि इजराइल का हर सामान्य दिन वास्तविक समय में लिखी जा रही युद्ध गाथा का एक और अध्याय बन जाता है। और इस ताकत का सार क्या है? यह हमारी वो इच्छा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार, काम, आराम सब कुछ छोड़ दें, वर्दी पहने, हथियार उठाएं और सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। यह दुश्मन को उसके नाम से पुकारने की क्षमता है। रक्षा, विजय, मोर्चा संभालने और मातृभूमि की रक्षा करने की बुनियादी अवधारणाओं पर लौटना है। ये वो क्षमता है जिससे हम तब भी आगे बढ़ते हैं जब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते हैं। जब बच्चे इस तरह बड़े होते हैं कि उनके पिता घर पर नहीं होते, जब कारोबार इसलिए ठप पड़ जाते हैं क्योंकि उनके मालिक ड्यूटी पर होते हैं। हम तब तक बढ़ते हैं जब तक मिशन पूरा नहीं होता। ये वो चीज है जिसे पश्चिम अब नहीं समझता, क्योंकि आज कोई भी पश्चिमी देश उस स्तर का प्रयास करने, उन बलिदानों को देने या असली युद्ध की मांग के अनुसार लागत उठाने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के साथ वर्तमान संघर्ष ने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी है। दशकों से चले आ रहे व्यक्तिवाद ने पश्चिम में ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी है जो या तो सेवा नहीं कर सकती, लड़ नहीं सकती या अपने ही देशों की रक्षा नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती। कई लोग भूल चुके हैं कि युद्ध कैसा होता है, भूल चुके हैं कि दुनिया वह सुरक्षित और स्थिर जगह नहीं है जैसी उन्होंने बचपन में कल्पना की थी। यूरोप, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो कभी ग्रेट ब्रिटेन था, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के युवाओं को देखिए। क्या कोई सच में उन्हें वर्दी पहनकर अपनी जान जोखिम में डालते, टैंक चलाते, शहरी युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेते या मिसाइल हमले के दौरान शरण स्थलों की ओर भागते हुए देख सकता है? अंतर साफ दिखाई देता है। आरामदायक पश्चिमी देशों में युद्ध कोई दूर अतीत की बात है, कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबों में होना चाहिए, उनकी हकीकत में नहीं। यहां तक कि अमेरिका में भी, जहां दुनिया की सबसे मजबूत स्वयंसेवी सेना है, राष्ट्रपति को मीडिया, जनमत और ईरान अभियान को सही ठहराने के लिए लगातार राजनीतिक लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। पश्चिम पूरी तरह नहीं बल्कि मानवीय तरीके से लड़ता है, और यही वजह है कि जीत हासिल करने में 10 गुना ज्यादा समय लगता है। इसी वजह से युद्ध विराम, विराम और मानवीय गलियारे होते हैं। पश्चिम सच्चाई सहन नहीं कर सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है, यह सिर्फ लेबनान की बात नहीं है, यह सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पश्चिम के बारे में भी है। और पश्चिम अपनी पूरी ताकत, दौलत और संस्थाओं के बावजूद खुद के लिए खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है। एक ऐसा पश्चिम जो आक्रामकता के सामने झिझकता है, सहयोगियों पर शक करता है, दूसरों को नैतिकता सिखाता है और उन नाकाम तानाशाहियों को ताकत देता है जो उसे कमजोर करना चाहते हैं। ये विरोधाभास हैरान करने वाला है। जो देश अपनी रक्षा करने में हिचकिचाते हैं, वे अपनी रक्षा करने वालों की सबसे जल्दी निंदा करते हैं। अपनी खाली जिंदगी में अर्थ लाने के लिए कई लोग पश्चिमी देशों में सामाजिक कारण ढूंढते हैं ताकि उनका दिखावा कर सकें। मौसम उतना खराब नहीं हो रहा जितना उन्होंने हमें चेताया था, इसलिए अब सामाजिक न्याय के तानाशाह इजराइल पर ध्यान दे रहे हैं। इस विरोधाभास को इससे ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं दिखाता जितना कि हम अभी देख रहे हैं, जब एक नया बेड़ा गाजा की ओर बढ़ रहा है। एक बेड़ा जिसमें ऐसे कार्यकर्ता शामिल हैं जो उन देशों से आते हैं जो अपने खुद के खतरों का सामना करने से इनकार करते हैं, जो युद्ध के विचार से पीछे हट जाते हैं, जो अपनी खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। फिर भी वे किसी तरह इजराइल का विरोध करने, इजराइल की निंदा करने और जानबूझकर तथा उत्साहपूर्वक उन संगठनों के साथ खुद को जोड़ने के लिए असीम ऊर्जा पा लेते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मानवीय भाषा को तोड़ मरोड़ते हैं, उससे धोखा देते हैं और उसे हथियार बना लेते हैं। बार्सिलोना से 39 नावों में 300 से ज्यादा लोग रवाना हुए और रास्ते में पड़ने वाले बंदरगाहों पर कई जहाज व प्रतिभागी काफिले में जुड़ते गए। आयोजकों के अनुसार बेड़ा 80 से ज्यादा नावों और करीब 1000 प्रतिभागियों तक बढ़ सकता है। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला में कार्यकर्ता, राहतकर्मी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थक शामिल हैं, जो कहते हैं कि उनका उद्देश्य सीधे तौर पर सहायता पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन प्रतिबंधों को चुनौती देना है जिनकी वजह से मानवीय संगठनों को गाजा में काम करने से रोका गया है। आखिरकार ये साफ हो जाता है कि वे ये प्रयास क्यों कर रहे हैं जब आप गाजा के लोगों की स्थिति देखते हैं। भूख, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और साइट्स पर साझा की गई भयावहताएं और मेडिकल स्टाफ पर पड़ने वाला बोझ। स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें घटनाएं बनानी पड़ती हैं।
जैसा आप देख सकते हैं, ये सब सोशल मीडिया पर है। अरब इसे नहीं छुपा रहे, फिर भी सामाजिक न्याय का दिखावा करने वाले झूठ फैलाते हैं। फ्लोटिला रास्ते में है और ध्यान गाजा की दुर्दशा पर है, जबकि वहां की सच्चाई से इनकार होता है। यही रोज का झूठ है जो ऐतिहासिक झूठ पर टिका है। मैं नहीं कह रहा कि गाजा के कुछ इलाके तबाह नहीं हुए, ऐसे ये युद्ध का आवश्यक परिणाम था। इजराइल ने हमास के 20 साल पुराने सैन्य ढांचे को तोड़ना पड़ा। एक ढांचा जो जानबूझकर नागरिक इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों व अपार्टमेंट ब्लॉकों में स्थापित किया गया था। लगभग हर घर सुरंगों से जुड़ा था और बच्चों के कमरों में हथियार रखे थे। इन घरों में माइन काम्फ की प्रतियां मिली। इजराइल ने यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए अन्य क्षेत्रों में भेजा जाए। यही है जमीनी हकीकत। लेकिन फ्लोटिला कार्यकर्ता कभी भी असल में क्या हो रहा है इसके बारे में बात नहीं करते। हमास उन्हीं इलाकों में जहां उनके नागरिकों को भेजा गया था, अपनी आतंकवादी संरचना को फिर से बना रहा है। अगर ये कार्यकर्ता गाजा के लोगों की परवाह करते तो उन्हें चेतावनी देते। वे झूठे नरसंहार का समर्थन नहीं करते, बल्कि सच में इन लोगों की परवाह करते। उन्हें चेताते कि हमास आम नागरिकों में छुपता है तो क्या होता है। उन्हें याद दिलाते कि ये चक्र हर बार कैसे खत्म होता है। लेकिन नहीं, ऐसी कोई चीज करने के बजाय जिससे सच में जानें बच सकती थीं, वे जहाज के डेक से नैतिकता का दिखावा करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ भी मूल रूप से नहीं बदला। यहां अरबों के साथ यह संघर्ष कभी कब्जे के लिए नहीं था, यह कभी भी सीमाओं के बारे में नहीं था, यह कभी भी जमीन के बारे में नहीं था, यह हमेशा किसी और गहरे मुद्दे के बारे में था। इस्लाम द्वारा उन सभी लोगों का पूरी तरह से अस्वीकार किया जाना जो उनके सामने समर्पण करने से इनकार करते हैं। इस्लाम की अवधारणा विजय और काफिरों को अधीन करने से जुड़ी है। इसी कारण ऐतिहासिक रूप से उन्होंने अरब प्रायद्वीप के बाहर जीते क्षेत्रों में हर अल्पसंख्यक और गैर इस्लामी समुदाय को दबाया। इजराइल का अस्तित्व और उससे भी बढ़कर इजराइल की अपनी रक्षा करने की क्षमता उस विश्व दृष्टि को चुनौती देती है। यह उसका खंडन करती है, यह उसे गलत साबित करती है। इस तरह एक कहानी बनाई गई जिसे पश्चिमी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पेश किया गया, जो अब युद्ध, बलिदान या राष्ट्र की रक्षा की कीमत नहीं समझते। और अब उस कहानी का इस्तेमाल उन्हें बरगलाने के लिए किया जा रहा है। तो वो बेड़ा मानवीय चिंता नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों की उलझन का प्रतीक बन जाता है। एक पश्चिम जो अपनी ही रक्षा से पीछे हटता है, लेकिन जो लोग अपनी रक्षा करते हैं उन्हें फौरन दोषी ठहराता है। एक पश्चिम जो असली खतरों से बचता है, पर अपनी नैतिक कल्पनाओं से मेल खाने वाली कहानियां तुरंत अपना लेता है। पश्चिम अब भी समझने से इनकार करता है। पिछले 30 महीनों में गजा का मुद्दा पश्चिमी शहरों में मुस्लिम प्रवासियों के लिए सड़कों पर उतरने का एक रास्ता और बहाना बन गया। गाजा समर्थन में पश्चिमी शहरों में शुरू हुए प्रदर्शन जल्द ही बड़े आंदोलन में बदल गए। इन रैलियों में इस्लामी पहचान, एकजुट इस्लामी राष्ट्र की मांग और लोगों से खुलकर उठने की अपीलें प्रमुख रहीं। यह युद्ध तो खत्म होगा, लेकिन पश्चिमी राजधानियों में आंदोलनों की लामबंदी इतनी जल्दी नहीं जाएगी। पश्चिम को खुद से एक सीधा सवाल पूछना है, अब वो ऊर्जा किस तरफ जाएगी? आपको क्या लगता है? हाँ, यहूदी हमेशा पहला निशाना बनेंगे। इतिहास ने बार बार यह दिखाया है। लेकिन वो कभी अंतिम लक्ष्य नहीं होता, यह तो बस शुरुआत होती है। और असली टकराव हमेशा व्यापक समाज से होता है, उन सभी से जो उनकी विचारधारा, उनकी सोच या उनके धार्मिक ढांचे को साझा नहीं करते। वे पहले यहूदियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन फिर ईसाइयों तक बढ़ते हैं, जिन्हें वे रविवार वाले लोग कहते हैं। और इसका मतलब है कि अगला निशाना अविश्वासी बाहरी व्यक्ति, वो धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी है जो मानता है कि बहुलवाद और सहिष्णुता सार्वभौमिक मूल्य हैं, वे नहीं हैं। पश्चिम इसे कड़वे अनुभव से सीखेगा। सदियों तक यूरोप में इस्लामी विस्तार को बल और सेनाओं से रोका गया, लेकिन ये जानते हुए कि यूरोप पर सैन्य विजय की उनकी इच्छा संभव नहीं है, एक अलग रणनीति उभरी, जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक और वैचारिक। पश्चिम ने उनके लिए रास्ता खोला, प्रवास नई अग्रिम पंक्ति बना। धार्मिक विजय में विश्वास कभी खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया। जो हम अब देख रहे हैं वो एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। पश्चिमी समाजों के भीतर एक संगठित, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान इस्लामी आंदोलन।
एक आंदोलन जिसने पश्चिमी स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ लक्ष्यों के लिए किया है। पश्चिम अब भी नेक रहा है, यह इससे भी बुरा, वो देखकर भी अनदेखा करता है, क्योंकि अरे देखो यहूदी। इस हफ्ते हमने हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया, जब यहूदियों की बात हो रही है, और हर साल ये हमें एक दर्दनाक सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हमारे बीच कुछ लोग हमेशा भूल जाते हैं, जो हमारे खून से लिखे इतिहास के सबक को नजरअंदाज करते हैं। वे लोग जो मानते हैं कि दुनिया यहूदियों पर भी वही नियम लागू करती है जैसे बाकी सभी पर। हमें रोज याद दिलाया जाता है कि ऐसा नहीं है। अब हमारे फोन, टैबलेट, कंप्यूटर स्क्रीन पर रोजाना हमारे बारे में फैलाई गई गलतफहमियों, झूठ, बदनामियों, अतिशयोक्तियों के उदाहरण मौजूद हैं, और उन पीढ़ियों की खुशी भी दिखती है जो हमारी बेइज्जती में आनंद लेती थीं। कोई भी वास्तव में कमजोरों और सताए गए लोगों की परवाह नहीं करता। जहां दुनिया सताए गए लोगों के लिए शायद ही कभी कुछ करती है, वहीं यहूदी लोगों की निंदा करने के मामले में उसमें हमेशा असीम ऊर्जा दिखाई देती है। वे हमें सताने के नए तरीके ढूंढते हैं। और मत कहिए कि वे गजावासियों या खुद को फिलिस्तीनी कहने वाले अरबों के लिए खड़े हैं, मानो वे पीड़ितों के लिए चिंतित हों। ये सताए या उत्पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं है। वे अरब और इस्लामी दुनिया का बड़ा हिस्सा है, जो अरबों की आबादी वाली लाखों मील तक फैली दुनिया का हिस्सा है, अपार वित्तीय संसाधनों से समर्थित है, और उन्हीं हितों से वित्त पोषित मीडिया मंच उनकी आवाज को और बढ़ाते हैं। वे उन ताकतों का औजार बन गए हैं जो पश्चिम को कमजोर करना और अमेरिका को भीतर से अस्थिर करना चाहती हैं। और इजराइल उनके रास्ते में खड़ा है, एक मजबूत, दृढ़ और सक्षम इजराइल जो पिछले 2000 वर्षों की छवि और कहानी में फिट नहीं बैठता। उन्होंने हमारी आत्मरक्षा क्षमता खत्म करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल कर पक्षपाती मीडिया से बदनाम किया। वे मानहानि को तथ्य बताकर एनजीओ व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उसे वैधता दिलाते हैं। अब यह समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि यहूदी विरोधी प्राचीन ईसाई धार्मिक शत्रुता का पुनरुत्थान हुआ है, जो अब सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैल रही है। इन आलोचकों के लिए यह तथ्य कि यहूदी लौट आए हैं उनके धार्मिक विश्वासों का विरोधाभास है, जिससे वे इजराइल राज्य की वैधता को पूरी तरह से नकारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दुनिया की सबसे पुरानी घृणा फिर से सिर उठाती है, नए रूप में, नए मकसद के साथ, और एक बार फिर उकसाने, लामबंद करने और भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि अब भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं कि यहूदी अब असहाय या देशहीन नहीं हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। वे 7 अक्टूबर को हम पर हमला करने आए। उन्होंने ये सोचकर जश्न मनाया कि यह हमारा पतन होगा। यही उनकी योजना थी। लेकिन इस बार यहूदी खुद के लिए खड़े हो सके। इस बार हम पर हमला करने की कीमत चुकानी पड़ी। 2000 में इजराइल ने शांति की उम्मीद में लेबनान से पीछे हटने का फैसला किया, जो एक और क्षेत्रीय रियायत थी। उस समय हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्ला बिन शबाइल के एक स्टेडियम में खड़े हुए और घोषणा की कि इजराइल सिर्फ मकड़ी के जाले की तरह है, कमजोर है और कभी भी गिर सकता है। उनका संगठन 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था। वही सख्त बोलने वाले नसरल्ला को सितंबर 2024 में उन्हीं मकड़ी के जालों की वायुसेना ने मार गिराया। और जिस स्टेडियम में उन्होंने वो भाषण दिया था, वो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो आज भी यहूदियों को वही कमजोर और असहाय लोग मानते हैं जिन्हें उन्होंने कभी सताया था। क्योंकि हम अब घर में हैं। हाँ, उसी जमीन में जो हमें 3000 साल पहले देने का वादा किया गया था। हाँ, एक मजबूत अर्थव्यवस्था, अकल्पनीय ताकत और क्षमताओं के साथ, और हाँ, क्षेत्रीय और अब वैश्विक प्रभाव के साथ। हमारे पास किसी भी खतरे को समाप्त करने की क्षमता और इच्छा है, बदले की भावना से नहीं, बल्कि ये जानकर कि अगर न करें तो क्या होगा। तो हाँ, इसकी आदत डाल लो, इससे उबर जाओ और फिर एक गहरी सांस लो और किताब खोलो। सिर्फ पढ़ने ही नहीं, सुनने के लिए भी। चुना जाना कभी आसान नहीं होता। ये कभी आरामदायक में ही होना था। इसका मकसद था एक संदेश, भगवान का संदेश, दुनिया तक पहुंचाना। न्याय का संदेश, नैतिकता का संदेश, मानव गरिमा का संदेश। एक संदेश जिसे हमने पीढ़ियों तक अक्सर असहनीय कीमत चुकाकर उठाए रखा। हम आगे बढ़ते रहें क्योंकि हमने समझा। ईसाई जो पवित्र शास्त्र को गंभीरता से लेते हैं, वे यहूदियों के प्रति गहरी निकटता महसूस करते हैं। वे अब्राहम, इसहाक, याकूब के उसी परमेश्वर की पूजा करते हैं। वे उसके वचन का सम्मान वैसे ही करते हैं जैसे हम।
और उनमें से कई लोग पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि खतरे के समय में इजराइल और यहूदी लोगों के साथ खड़ा होना सिर्फ एक राजनीतिक रुख से कहीं बढ़कर है। ये एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। ऐसे क्षणों में वो बंधन दिखाई देता है, वास्तविक होता है और गहरा अर्थ रखता है। जैसा कि मैंने कहा, हमें बस सुनना है, समझना है और विश्वास करना है। और वही विश्वास, वो शांत, जिद्दी, अटूट विश्वास हमारे लोगों को लगभग अनंत काल तक आगे ले गया है। हमें आगे ले जाने वाली चीज वे जीते नहीं थी जो हमें मिटाने वालों पर मिली, बल्कि वो भीतर की ताकत थी जिसने मरने से इनकार कर दिया। जब आप हॉलोकॉस्ट से बचे लोगों की कहानियां सुनते हैं तो कुछ दिलचस्प देखते हैं। वे अपने साथ हुए बुरे व्यवहार पर नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ता पर ध्यान देते हैं कि वे बुराई को खुद को मिटाने ना दें। वे अपने परिवार, बच्चों, पोते पोतियों और अब पर पोते पोतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे लोग जो 3 पीढ़ियों बाद उनके घरों में जीवन व हंसी लाते हैं। वे अपनी संख्या पर गर्व करते हैं, न कि वो जो नाजियों ने जलाई थी, बल्कि वो जो दिलों में परिवार के हर नए सदस्य के साथ चमकती है। वे उस धरती पर फलते फूलते हैं जो एक सदी से भी कम समय पहले अंधेरे में सिर्फ एक सपना थी। और आज भी सब कुछ होने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो हमारे विश्वास, हमारे इतिहास और हमारी धरती से हमारे संबंध को नकारते हैं। वे कहते हैं कि हम न तो वे वंशज हैं जो सीने पर खड़े थे, न वे उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने धरती पर कदम रखा, न ही हमारे नाम हर पत्थर पर लिखे हैं। जिन आवाजों ने हमें यहूदी होने पर सताया, अब कहती है कि हम यहूदी नहीं हैं। जिन्होंने हमें पहचान के कारण शिकार बनाया, अब गर्व से खड़े होने पर वही हमारी पहचान से इनकार करते हैं। और एक तरह से वे सही हैं। हम उन्हें सच में दोष नहीं दे सकते। हम वे यहूदी नहीं हैं जिन्हें वे याद करते हैं। हम वे बिखरे हुए, शक्तिहीन, बिना देश के लोग नहीं हैं जिन्हें सताने की वे आदत डाल चुके थे। हम वही यहूदी लोग हैं जैसे हम अपने देश में फले फूले थे, जड़े जमाए हुए, आत्मविश्वासी, मजबूत, रचनात्मक और एकजुट। हम सिर्फ घर ही नहीं, खुद में भी लौटे हैं। तो जो आरोप वे हम पर लगाते हैं, वे हवा में गूंजती फुसफुसाहटों से ज्यादा कुछ नहीं है। उस दुनिया की गूंज हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है, बीते दिनों की खाली आवाजें हैं। हम यहां हैं, पूर्ण हैं और अपने घर पर हैं। इस हफ्ते हम 78 वर्षों की स्वतंत्रता का जश्न मनाएंगे। हमारी प्राचीन मातृभूमि में चमत्कारिक वापसी के 78 वर्ष, मानव इतिहास की एक अनुपम घटना जो सिर्फ इसलिए संभव हुई क्योंकि हमने हमेशा विश्वास किया है और हमेशा करते रहेंगे। इजराइल की जनता जिंदा है। मैं डैनियल सीमन हूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे स्ट्रेट अप पर, जेएनएस टीवी स्टूडियो, यरूशलेम, इजराइल से।